Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. Friends, आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3। इस सेशन में इस जो आपका सिलेबस है प्रैक्टिस सेट 5.3 पर उसके सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। इससे पहले का सिलेबस जो है हम लोग कवर कर चुके हैं, वो लास्ट सेशंस में आप लोग उसको देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं आपको मिलती रहें। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो आज का जो सेशन रहेगा वो हमारा रहेगा लाइन पर डिपेंडेंट, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। लाइन टॉपिक है। बेसिकली ये लाइन पर नहीं, ये ज़्यादातर स्लोप पर डिपेंडेंट है। ओके, बट उससे पहले आपको एक चीज़ जान लेनी होगी लाइन के बारे में। अब ये लाइन क्या होती है, ठीक है। वैसे तो हम लोगों ने लाइन के बारे में ऐसे सीखा है कि आपकी जब ये इनडेफिनिट लाइन दिख रही होगी आपको, जो कि कहीं पर भी रुकती नहीं है, ठीक है, एरो लगा हुआ है, मतलब आपका कंटिन्यूसली ये आगे बढ़ रही है, ठीक। तो ये क्या होती है, लाइन होती है, जिसमें आप लोग बोलते हो हमारे एंडिंग पॉइंट डेफिनिट नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर एंडिंग पॉइंट डेफिनिट हो जाए, मान लो हमने कहा इस लाइन को यहाँ से काट दो, आप कहोगे हाँ सर ये कट गई और ये आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, लाइन सेगमेंट बोला जाता है, मतलब रेखा खंड, और इसको क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। ये बात तो समझ में आ गई, लाइन और लाइन सेगमेंट क्या होता है। बट इसको ना लिखने के लिए, ये तो फिगर है ड्रॉ किया, अगर आपसे कोई बोले लाइन बना के दिखाओ तो आपने ये बनाकर दिखा दिया। कोई बोलेगा कि आप इसको लिख कर दिखाओ, ठीक है, लाइन लिख कर दिखाओ, तो आप कहोगे ये देखो लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। आप कहोगे ये देखो ये भी लाइन लिखा हुआ है, रेखा, ये क्या लिखा हुआ है, रेखा। तो ये हिंदी में लिख दिया मैंने, लेकिन बेटा ये हिंदी और इंग्लिश में थोड़ी ना लिखना है, हमको तो लिखना है मैथ में। मैथ में लिख कर दिखाओ लाइन कैसे लिखा जाएगा, ये बताओ। तो उसके लिए मैं कहता हूं आपको ये लिखना पड़ेगा। अगर कोई बोले मैथ में लाइन को लिख कर दिखाओ, तो आप बोलोगे y = mx + c, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब यहां पर आपके काफी सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो गए होंगे, सर y क्या है, x क्या है, m क्या है और c क्या है। बेटा आप पढ़ रहे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इससे पहले वाले जो सेशन है उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है x और y के बारे में। x एंड y आर द एक्सिस, ये दोनों ही क्या हैं, एक्सिस हैं, ठीक है। अब इन एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ की जाती है और उस लाइन की इक्वेशन ये बनकर तैयार हो जाती है, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी कि लाइन को हम हिंदी में इंग्लिश में लिख सकते हैं, बट मैथ में कैसे लिखेंगे उसके बारे में समझते हैं। बेटा यहाँ पर देखो, ये मैंने आपको दो चीजें ड्रॉ करके दिखा दी, जिससे कि आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो इन लोगों से, है ना, इससे कोई अनजान तो हो नहीं। ये क्या है, y एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, ये क्या है, निगेटिव डायरेक्शन, ये x पॉजिटिव है और ये x निगेटिव है। ये बात बच्चा जानता होगा, है ना। नहीं जानते हो तो याद कर लो, राइट हैंड पर पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड पर निगेटिव, अपर साइड में पॉजिटिव और बिलो साइड में निगेटिव, ठीक है। अच्छा, इस पूरे प्लेन पर, एक्सिस प्लेन पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, बढ़िया। ये लाइन नहीं, मैंने कहा लाइन सेगमेंट है, चलो यहां से यहां तक ये लाइन डाली गई है, लाइन सेगमेंट डाला गया। अब इसके इक्वेशन बनाकर दिखानी है, जिसके लिए हम लोगों को पहले से ही बता दिया गया है, यहां पर बनेगा थीटा, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस पर कट कर गया, ये हमारा x एक्सिस पर कट कर गया, बहुत बढ़िया, ठीक। उसके बाद में कट करने के लिए यहां पर कहीं ना कहीं नंबर पे कट किया होगा, ये 1 2 कुछ ना कुछ नंबर रहा होगा, 3 4 5, क्योंकि इन पर नंबर लिखे होते हैं ना बेटा, ये नंबर लाइन पर डिपेंड करती है ना, इस तरह से नंबर रहते हैं। तो आप कहोगे सर x पर ये कहीं 3 पे कट रही होगी, हमें नहीं पता, कोई भी लाइन कहीं भी कट सकती है, जस्ट इमेजिन। ओके, आपको मैंने ये जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि कोई एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, उसमें मैंने ये दिखाया कि x को 3 पर कट कर रही है। उसके बाद ये जो लाइन है x के साथ में कौन सा एंगल क्रिएट कर रही है, थीटा डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, लेकिन यहां पर क्या लिखा है भाई सर, ये जो चीज लिखी है ना बेटा, ये इसी की इक्वेशन लिखी है, एक तरह से ऐसे समझो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी हुई है। कभी भी कोई भी आपसे कहे एक इक्वेशन ऑफ लाइन लिख कर दिखाओ, तो आपको ये लिख देना है, बात खत्म। लेकिन इसको समझेंगे कैसे बेटा, इसको समझना ये है कि y पर जो लाइन गुजर रही थी वो x पर m स्लोप बना रही है, m स्लोप बना रही है, मैंने कहा m स्लोप। अब ये जो टर्म आता है इसको बोला जाता है स्लोप।
एम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले ऐसे पढ़ेंगे, प्रवणता बोला जाता है। काफी अजीब नाम है, बट आप इसको ऐसे समझो, झुकाव। क्या समझेंगे, झुकाव बोला जाता है इसको, कि कितना झुका हुआ है। तो ये इसीलिए यहाँ पे थीटा दिया गया है, कितने डिग्री झुका हुआ है। तो एक्चुअली में ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा है, अगर मैं इसका टेंजेंट ले लूं, अगर मैं इसका टेंजेंट थीटा ले लूं, तो यही हमारा एम बना कर देता है बेटा। एम जो होता है वो थीटा पर ही डिपेंड करता है, कितना झुक रही है लाइन, और झुका दो और एंगल कम कर दो, समझे। तो ये जो टेंजेंट थीटा निकल कर आता है, वही हमारा क्या होता है, एम होता है, मतलब स्लोप होता है। यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, ये सी क्या है, इसको बोलते हैं अंतःखंड। अंतःखंड का मतलब जहां पे खंड कर दिया उसने, जहां पे उसको तोड़ दिया है। किसको तोड़ दिया है, एक्स एक्सिस को, क्योंकि ये एक्स की तरफ लिखे हुए ना, इस साइड जितना पोर्शन है वो सब वाई एक्सिस का, इस साइड कितना है, सब एक्स एक्सिस का। तो एक्स के साथ में एम कितना बना और एक्स के साथ में सी, तो सी बना था 3। तो C3 कैसे बना, मैंने कहा जितने पर कट कर दे, जितने पर तोड़ दे एक्स एक्सिस को। तो देखो यहाँ 3 पर इस लाइन ने ब्रेक कर दिया, तो ये जो 3 निकल कर आया है, दिस इज योर सी। ठीक है, इसको इंटरसेक्शन पॉइंट बोला जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो सी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। ओके बेटा, ये हमने यहां पर समझा दिया आपको। तो इतनी चीज अगर समझ में आ गई हो तो बोलो आगे चलते हैं। ठीक, अब यहां पर ये लाइन और इक्वेशन ऑफ लाइन जो आपने पढ़ी है, इसमें आपने ये जो टर्म सीखा है एम, इसका बहुत ज्यादा काम होता है। सर क्या ये एक ही तरह की होती है लाइन? नहीं बेटा, ये लाइंस काफी तरह की होती हैं। इनको बनाने के लिए अलग अलग टर्म्स यूज किए जाते हैं, अलग अलग कंडीशंस आती हैं। इनको बनाने के लिए ना कई तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि ये जो पॉइंट है ये x1 और y1 है, ये चीज मैं पहले भी सिखा चुका हूं। अगर किसी कोऑर्डिनेट में आपके पॉइंट है तो उसके पास एक x रहेगा और एक y रहेगा। ठीक, इसी तरह से ये भी किसी कोऑर्डिनेट पर है तो आप कह सकते हो ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। बहुत बढ़िया सर, यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद में अब जब ये चीज आ चुकी है x1 और y1, तो ये लोग ना कभी कभी हमसे ये बोलते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज अभी आपको ये सिखाई कि m को हम लोग बोलते हैं प्रवणता, स्लोप बोला जाता है। अब ये ना 3 तरीके से निकल कर आती है। अभी तो एक चीज तो मैंने बता दी, टेंजेंट लेना है किसका, थीटा का, तो मैं कह सकता हूं tan थीटा ले लो, वही आपकी स्लोप आ जाती है। एक तो ये तरीका समझ में आ गया, tan थीटा निकाल लिया, जो कि थीटा क्या होता है, एक्स एक्सिस पर डिपेंड करता है कि एक्स एक्सिस पर कितना थीटा बन रहा है। ये बात समझ में आ गई, क्यों m इज इक्वल टू tan थीटा, ये निकल कर आता है। दूसरी बात, कभी कभी हमारे पास थीटा नहीं दिया जाता है, तो हमको क्या है कि इस लाइन के, इस जो लाइन कंस्ट्रक्ट हो रही है, इसके एंडिंग पॉइंट दे देता है। इन एंडिंग पॉइंट की हेल्प से हम लोग इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। वो कैसे सर? तो सर वो ऐसे किया जाता है, जरा ध्यान दो इधर पर। तो आपको यहां पर लिखना होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मीन्स यहाँ का y2, यहाँ का y1, यहाँ का x2, यहाँ का x1, मतलब एंडिंग पॉइंट के जो x1 y1 और x2 y2 हैं, उसको आपको माइनस करवा देना होता है। ठीक है, तो ये हमारा निकल कर आ जाता है प्रवणता, मतलब स्लोप निकल कर आ जाती है। ये स्लोप क्या, मैंने एक दूसरे लैंग्वेज में इसको आप बोलो झुकाव। ठीक है, कितनी लाइन झुक रही है वो है। आपको स्लोप थोड़ा सा अजीब लगता होगा सुनने में, प्रवणता थोड़ी सी अजीब लगती होगी। ठीक है, बट जो हमारे स्टैंडर्ड वर्ड हैं हमारे यही हैं, लेकिन इन अदर वर्ड जो आपको समझ में आए वो आप बोल सकते हो झुकाव कितना है। ठीक है, उस लाइन का झुकाव कितना है। तो ये चीजें जो है आपकी स्लोप को फाइंड करके दिखाएंगे। बेटा पूरी थ्योरी भूल जाना, लेकिन ये जो बताया है ना ये मत भूलना, इसी से पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होने वाली है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये मैंने जो आपको आराम से समझाया है कि m क्या होता है, तो m होता है x एक्सिस पर झुका हुआ एंगल, वो भी tan के साथ में, उसका टेंजेंट लेना पड़ता है। ठीक है, ये tan क्या होता है बेटा, अभी अगला लेसन ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ोगे तो उसमें बकायदा बताऊंगा कि tan sin cos sec कैसे होते हैं, तो वो सब आपको उसमें सीखने को मिल जाएगा। अभी जस्ट आप इतना याद कर लो कि आपको tan के साथ में थीटा लेना होता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे और बताते हैं आपको एक्सरसाइज में क्या करना है बेटा। ठीक है,
बातों को थ्योरी जो मैंने समझाई है इस चीज को बहुत ही कायदे से समझना, ठीक है। इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज बताता हूं ना वो सब की सब आपकी एक्सरसाइज में यूज होने वाली होती हैं, है ना, ऐसे ही नहीं बताई जाती हैं। चलो एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहा गया है एंगल्स मेड बाय द लाइन विद अ पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस, एक्स एक्सिस। बेटा ये बात कहना चाहता है कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में एक लाइन ने कोई एंगल बनाया है, वो कितना बनाया है वो नीचे दिए गए हैं। एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बोला गया, ये भी ध्यान रखना। फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन बतानी है कि इस लाइन की स्लोप बताओ। क्या मैंने फिगर जो बनाया वो समझ में आया? इन्होंने कहा था एंगल मेड बाय द लाइन, तो ये एंगल जो है वो मेड किया गया है लाइन के थ्रू, तो ये थीटा इन्होंने कंस्ट्रक्ट कर दिया, वो भी कहां पर? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इन्होंने बनाया है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है गिवन, तो फाइंड करिए स्लोप कितना आएगा। तो स्लोप पहले क्वेश्चन का फर्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसमें इन्होंने कहा थीटा जो है वो 45 डिग्री दिया है। अच्छा, इसके लिए जो है मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि आपको क्या याद रखनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो आपको यहां पर जो है टेन थीटा में अगर आपसे बोला जाए 0 डिग्री की वैल्यू बताओ, ठीक, तो ऐसे याद रख लो 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है टेन थीटा में, अगर 0 डिग्री की वैल्यू पूछी जाए तो वो आती है 0। फिर उसके बाद आता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का होता है 1/√3, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है 45 डिग्री, 45 डिग्री के लिए आती है टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा का मतलब ये है कि आपको टेन 0 डिग्री अगर आ जाए तो 0 रखना, टेन 30 डिग्री आ जाए तो आपको 1 रखना है, सॉरी, तो आपको 1 रखना होता है। टेन 60 डिग्री अगर आ जाए तो आपको √3 रखना होता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर टेन 90 आ गया, टेन 90 आ गया तो आपको रखना होता है इन्फिनिटी बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी। ये लेटा हुआ 8 है, ठीक है, सो रहा है ऐसा समझो, ठीक, ये वो साइन है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इसका जो टेन 90 का मान होता है, जो वैल्यू होती है वो होती है 1/0। तो अब 0 से किसी चीज को डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी आया। इतना आप मोटा मोटा जान सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब जरा हम लोग चलते हैं ये निकालने पर। तो मैंने आपसे कहा था स्लोप पूछा गया, लाइन की स्लोप, थीटा एंगल दिया गया है, स्लोप पूछा गया, तो स्लोप के 3 फॉर्मूले बताए थे। एक तो जब कोऑर्डिनेट दे दिया जाए x1 y1 वाला, x2 y2 वाला, तब वहां पे मैंने कहा था y2 - y1/x2 - x1 लगा देना। यहां पर दिया हुआ है आपको एंगल, तो स्लोप जो हो जाएगी वो हो जाएगी टेन थीटा। क्या हो जाएगी? टेन थीटा हो जाएगी। तो m की वैल्यू आ जाएगी टेन 45 डिग्री। तो टेन 45 डिग्री की वैल्यू अभी हमने बताई थी आपको कि वो होती है 1, तो इसकी जो स्लोप आएगी बेटा वो आएगी 1 आएगी। खत्म का काम। उसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने कहा है टेन 60 डिग्री की वैल्यू बतानी है, मतलब आपको थीटा जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। थीटा आपको 60 दिया है, एम हमको पता है कि टेन थीटा होता है, ठीक है। एंगल जब दिए जाए तो स्लोप आपको टेन थीटा के ही साथ निकालना है, याद कर लो। तो m वैल्यू हो जाएगी टेन 60 डिग्री। तो 60 डिग्री की वैल्यू अभी मैंने आपको लिख कर दे दी है, वो कितनी होती है? √3 होती है। ये लो, चाहो तो 30 की √3 की वैल्यू भी रख सकते हो, 1.732 ये होती है हमारी क्या? √3 की वैल्यू होती है। अगर जिन बच्चों को ना याद हो तो वो याद कर लो, √3 जो होता है 1.732 और √2 जो होता है 1.414 होता है, 1.414। ये आपको अक्सर काम आते रहेंगे, इसलिए इनको वैल्यू याद रहनी चाहिए, काफ़ी जगह काम आ जाता है, ठीक है। अच्छा, क्या 3 वाला कर नहीं पाओगे? उसका आंसर टेन 90 रखना। टेन 90 की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है, वो आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन करके बताना कि हाँ सर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर में हमसे जो बोला जा रहा है, इस बार हमको कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं, किसी लाइन के कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं, बोला गया है कि स्लोप फाइंड करो। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, करना क्या है आपको, यहां पर एक मैं पहले अगर एक लाइन बना लूं, ठीक है, मैंने जैसे आपको हमेशा ही बताता हूं, आपकी ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये कुछ इस तरह से होते हैं। तो आपको यहां पर ना एक x1 और एक y1 मिल जाता है,
और एक x2 और एक y2 मिल जाता है। ये बात समझ में आती है। स्लोप ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स, इन पॉइंट से निकलकर जा रही है, अभी जा रही है, ठीक है, पासिंग हो रही है मतलब इन पॉइंट से निकलकर जा रही है, ऐसा समझो, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई। तो हमको जो है इसकी स्लोप बतानी है। स्लोप मतलब यहाँ पे ये कितना झुक रहा होगा वो बताना है। तो थीटा नहीं बताना है, एम बताना है। एम ही तो स्लोप होती है। और एम का मैंने अभी कहा था ये 3 तरीके से फॉर्मूले लगाए जा सकते हैं। अगर आपको थीटा दिया जाए तो आप कह सकते हो जो एम की वैल्यू होगी वो होगी tan थीटा का इक्वल। लेकिन यहां पर आपको थीटा नहीं दिया गया है, आपको दिया गया x1 y1 x2 y2। तो इसके लिए भी मैंने आपको एक तरीका बताया था कि y2 में से y1 माइनस कर देना, x2 में से x1 माइनस कर देना, तो आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। यही आपकी स्लोप होगी, यही आपके स्लोप का फॉर्मूला है। तो 3 तरीके से मैंने स्लोप निकालना बताया था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में थीटा दिया गया तो tan थीटा की हेल्प से निकाला था। इस वाले क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो कोऑर्डिनेट की हेल्प से निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि एक लाइन होगी ए बी, ए की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 2,3 और बी की जो वैल्यू दी गई है 4,7 दिया गया है, ठीक है। तो आपको यहां पर m बताना है। तो सिंस m इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। बेटा जरा बात को समझना, ये क्या x1 और y1 नहीं बोल सकते हम लोग। इसके पहले वाले सेशन में हम यही तो करते चले आ रहे हैं, x1 और y1 मिल गया है। अब वैल्यू पुट करनी बाकी है। y2 हमारे पास 7 है, माइनस y1 हमारे पास में 3 है, x2 हमारे पास 4 है, x1 हमारे पास 2 है। तो ये हो गया 4/2, 2 2 = 4, मतलब कितना आ गया, m की वैल्यू 2 आ गई, खत्म बात। स्लोप हमारा कितना निकल कर आ गया, 2 आ गया। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, कुछ भी बड़ा नहीं है इसमें। सेकंड क्वेश्चन बता दें एक बार और, उसके आगे करके दिखाना है ना। तो P दिया गया है, Q दिया गया है, P की जो वैल्यू दी गई है 3-3,1 दे दिया और उसके साथ में 5,-2 दे दिया, 5,-2 हो गया। चलो अच्छी बात है। तो क्या करना चाहिए, ये हमारा x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। तो m की वैल्यू क्या होती है, m का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। बढ़िया, ठीक है। तो y2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये देखो यहाँ y2 की वैल्यू -2 माइनस y1 की वैल्यू 1 अपॉन x2 की वैल्यू 5 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास में है 3। तो बेटा जैसे ही माइनस, पहले एक तो फॉर्मूले से माइनस था, एक x1 के पास माइनस है, तो जैसे ही यहाँ -3 रखोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऊपर माइनस माइनस प्लस है तो 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, और जो बड़ा है 2 बड़ा है ना, तो 2 के साथ माइनस का साइन है, तो इसीलिए आंसर में भी क्या होगा, माइनस का साइन लगाया जाएगा। तो ये 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया। तो m कितनी निकल कर आ गई, -3/8 निकल कर आ गई, काम खत्म। बताओ समझ में आया। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो थम्स अप करके कमेंट में बताते रहो कि हाँ सर बढ़िया चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है बेटा। उसके बाद एक और काम करो, जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। चलो आगे चलते हैं। इन क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने बता दिया है। 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आई थिंक आपको जो है 3rd 4th 5th 6th करने के लिए ट्राई करना चाहिए, उसमें कुछ भी ज़्यादा खास नहीं दिया गया है, इसी तरह के क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं हमारे पास और क्या क्या दिए हुए हैं, क्वेश्चन कौन कौन से दिए हुए हैं, जरा इनके बारे में डिस्कस करते हैं। इन्होंने जो 3rd पार्ट दिया हुआ है सेकंड का, ये कौन सा सेकंड था ना, हाँ सेकंड का 3rd पार्ट दिया हुआ है। बहुत इजी है बेटा, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर दिए हुए हैं, आप लोग खुद से सॉल्व करना, फिर बताना सर आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो L4th वाला मैं करके दिखा देता हूँ, उसमें सबके सब निगेटिव पार्ट दिए जा रहे हैं। फिलहाल बताने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लो, आई थिंक इसमें शायद आपसे कुछ गड़बड़ हो सके, ठीक है। तो ये हो गया -6 और -8 हो गया।
वैसे तो आप सब समझदार हो, माइनस का यूज अच्छे से करना जानते हो, ठीक है, फिर भी मैं थोड़ी सी हेल्प देना चाहूँगा, उसको देखो क्या करना चाहता हूँ। m की वैल्यू जो दी गई है वो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 होती है, ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। स्लोप निकालने का यही तरीका हमने को बताया गया है। तो ये हो गया हमारे पास में x1 और y1, ये हो गया x2 और y2, ओके। चलो तो अब खाली वैल्यू पुट करो बेटा। यहाँ पे ना सबके पास माइनस माइनस बहुत ज़्यादा है, तो हम ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं जरा। y2 की वैल्यू कितनी है, -8 है, बढ़िया, ये लगाया मैंने एक फॉर्मूले से माइनस। y1 की वैल्यू कितनी है, -3, ये भी ठीक। नीचे आ जाते हैं, x2 की वैल्यू कितनी है, -6, और करते हैं माइनस फॉर्मूले से लगाया है। ये x1 की वैल्यू -2 है, ये हमें दिया गया है, वहाँ से माइनस आया है। जरा देखना, जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो आ जाएगा -8, जैसे ये ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस और माइनस हो जाएगा +3। यही चीज़ सिखानी थी कि ब्रैकेट कैसे यूज करो आप, ठीक है, ताकि इजी हो जाए। ये हो गया -6, माइनस माइनस प्लस हो गया। आप कहोगे सर माइनस प्लस माइनस होता है तो 8 में 3 माइनस हो जाएगा, बचेगा 5, बट साइन कौन सा यूज करेंगे, जो बड़ा हुआ है, 8 का बड़ा है, तो इसलिए हम लोग 8 क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक है। ये भी हमारे पास में माइनस का 4 दे देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा और 5/4 आ जाएगा। ये लो, m की वैल्यू आ गई 5/4। फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। उसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है, 6th वाला भी आपको ही कर लेना है, मैं इसमें कुछ भी माथापच्ची नहीं करने वाला, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि इन क्वेश्चन में कुछ भी बचा नहीं हुआ है, ये फोर्थ नहीं है, ये क्या है कि सेकंड का फोर्थ पार्ट है, ऐसे समझना, ठीक। सेकंड का फोर्थ पार्ट है, वो हमने कंप्लीट कर दिया। 5, 6 और थर्ड वाला जो है आपके सारे छोड़ा हुआ है। 3 आप लगाओगे, 3 मैंने लगा के दे दिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो टेलीग्राम पे, ओके। चलते हैं आगे, चलते हैं और बताते हैं हम लोगों को और कौन से टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन क्वेश्चन में आप लोगों को अब दिया गया, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। बेटा कोलिनियर बताना है। कोलिनियर का मतलब होता है ये तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन पर होंगे। ये क्वेश्चन, ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। लाइट का इशू होने की वजह से थोड़ा सा वीडियो कोलैप्स हुआ है, ठीक है, फिर भी हम आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो मैं डिस्कस कर रहा था कोलिनियर के बारे में। कोलिनियर क्वेश्चन नंबर 3 था ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कोलिनियर डिफाइन करना है। कोलिनियर बेटा 2 तरह से डिफाइन कर सकते हो। इस क्वेश्चन में आप कैसे कर सकते हैं, इससे पहले भी मैंने एक बार कोलिनियर बताया हुआ है, जब मैंने कहा था 23, 31 एंड 1, 2 वाला फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। वो दोनों ही फॉर्मूले से बताऊंगा, ठीक है। आज भी मैं दोनों ही फॉर्मूले से बताता हूं कि 2 तरीके कौन कौन से हैं, जरा देखते हैं। इन्होंने पहले क्वेश्चन को जो कहा है, लेकिन इस चीज के लिए ना एक चीज याद रखना, मैं एक ही क्वेश्चन या 2 ही क्वेश्चन आपको बताऊंगा। कितने, 5, 6 दिए हुए हैं ना, हाँ, तो 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। दोनों ही तरीके से बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझना कि 2 क्वेश्चन मैं कैसे कैसे बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखो यहां पर जो दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में A1,1 दिया हुआ है, 1, -1 है ना, पहला भी माइनस में है, दूसरा वाला भी। B उसके बाद दिया गया है 0,1 और C हमारे दिया गया है 1,3। C हमें दे दिया 1,3 हो गया। अच्छा, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि हम लोग ये कह सकते हैं कि इनमें जो है x1 y1, x2 y2 और x3 y3 दिया हुआ है। तीनों कंपेयर कर लो। मैं मेथड 1 सिखा रहा हूं। पहले याद रहे मेथड 1 सिखा रहा हूं, जिसमें आपको स्लोप का यूज नहीं होगा। जो आपके इस टॉपिक का, जो आज का सेशन में मेन टॉपिक है स्लोप है, उस ये क्वेश्चन ना उसके स्लोप की हेल्प से हल नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा। मैं मेथड 1 बता रहा हूं जिसमें स्लोप का यूज नहीं करना पड़ेगा आपको और इजी रहेगा आई थिंक। तो मेथड 1 मैंने कहा, और दोनों ही मेथड सिखाऊंगा, बढ़िया आराम से सीखो, जो पसंद आ जाए वो अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी मैटर नहीं करता कि आपने कौन से मेथड से सॉल्व करके दिया है, ठीक है। चलो, तो मेथड 1 में मैंने कहा आप इन तीनों में ना आप ये कह सकते हो कि सर अगर मैं ए में देखूं तो ए में मेरे पास में जो है x1 और y1 की वैल्यू मिल सकती है। मैंने कहा ये y1 और ये हो गया 0। ये बताओ, ये बात समझ में आ गई? ये x1 और ये y1 हो गया, 0 नहीं -1। फिर मैं कहूं b वाले कोऑर्डिनेट में मैं ये कह सकता हूं x2 और y2 की वैल्यू ये 0 और ये 1 मिल सकती है। और c वाले कोऑर्डिनेट के अंदर मैं ये कह सकता हूं कि x3 हमारा 1 और y3 हमारा 3 हो सकता है। बेटा पहला वाला x1, दूसरा वाला x1 और y1, ये हमारा x2 और y2 और ये हमारा x3 और y3 मिल जाएगा, ठीक है। अप्लाई कैसे करते हैं इसके लिए फॉर्मूला देखना जरा।
मैंने कहा सबसे पहले x1 रखना, उसके बाद 23 रखना, मतलब 23 रखना। सर 23 क्या मतलब? y2 माइनस y3 रखा जाता है। 23, 31, 12 के नाम से ये फॉर्मूला बहुत फेमस है, ठीक है। आप कह सकते हो 23, 31 एंड 12, ओके। फिर उसके बाद प्लस कर देना x2 के साथ में, x1 यूज हो चुका है, x2 रखना, ओके। तो अब कैसे रखेंगे सर? अब रखेंगे y3 माइनस y1 करके, फिर हम लोग रखेंगे x3 y1 माइनस y2 करके। अगर इसकी वैल्यू आपकी 0 आ जाए, दोनों साइड में 0 आ जाए, इक्वल में तो 0 हाई है, जो कि ये शो कर रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। तो ये आपके कोलिनियर पॉइंट हैं, ठीक है। चेक करते हैं। x1 की वैल्यू हमें दी गई है -1, अंदर चलते हैं y2 हमारे पास में है 1 माइनस ये आ गया 3, प्लस x2 हमें दिया गया है 0। अंदर चाहे कुछ रखो या ना रखो, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। लेकिन चलो हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसलिए मैंने रख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोच रहे हो कि +1 कैसे आया? माइनस क्वेश्चन से आया था, माइनस फॉर्मूले से आया था, और माइनस जो है आपको उसमें वैल्यू में भी दिया हुआ है। x3 आपके पास में आ जाएगा 1, और आपका x1 कितना, y1 कितना आ गया? -1, और ये आ गया -1। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कहोगे सर यहाँ पर आएगा -2, प्लस माइनस माइनस, 3 बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन लगेगा। 3 में 1 माइनस हुआ, 2 बचा, इसलिए -2 को -1 से करोगे तो आ जाएगा +2। इसकी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो 0 आएगा। यहाँ पे -1 मतलब -2 हो गया, और -2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये हो गया -2। बताओ ये बात ठीक? ये +2 ये -2 कैंसिल हो चुका है, ये 0 = 0 आ चुका है। इसका मतलब है दीज पॉइंट्स आर द कोलिनियर। प्रूफ हो गया बाय दिस फॉर्मूला। मैंने पहले ही कहा था, अगर इस फॉर्मूले पे रखने पर LHS और RHS आपका 0 आता है तो सॉरी, तो आपके जो पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर होंगे। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? बताओ। ठीक है, तो ये मेथड 1 क्लियर हो चुका होगा, जिसमें आपको क्या याद रखना है? 23 और 31 और 12 याद रखना है। ठीक है, 23 y2 माइनस y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। बाकी सबके बाहर x1 x2 और x3 रखा जाएगा। ये बात यहां तक क्लियर। मेथड नंबर 2 पर चलेंगे। मेथड नंबर 2 हमसे क्या कहना चाहता है और कैसे करते हैं, जरा उसमें देखना। ये आपके सिलेबस से रिलेटेड रहेगा, मतलब कि आप जो इस समय टॉपिक पढ़ रहे हो स्लोप वाला, उससे रिलेटेड रहेगा। कैसे रहेगा सर? जरा मेरी बातों को समझना। यहां आपको ए, बी और सी के कुछ कोलिनियर का मतलब होता है कि ये एक ही लाइन पर हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन पर होने चाहिए। कोलिनियर का मतलब ये होता है। तो ये प्रूफ कैसे होगा बेटा? ये प्रूफ ऐसे होगा कि जो ए बी की स्लोप होगी ना, वही बी सी की स्लोप होनी चाहिए। इस तरह से प्रूफ होगा। तो मतलब क्या सर? 2 स्लोप निकालनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स बेटा, ए बी की स्लोप अलग निकालो, बी सी की स्लोप अलग निकालो। देखो क्या दोनों इक्वल आ रही हैं? दोनों के झुकाव इक्वल हैं कि नहीं है? अगर इक्वल है तो वो कोलिनियर है। ठीक है, तो जरा समझना। मैंने कहा ए बी मैं पहले निकालूंगा। ए कितना दिया है? -1, और ये दिया है -1। बी कितना दिया है? 0 और 1। तो आपसे मैंने कहा ना ये स्लोप मेथड है, स्लोप लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। बेटा दोनों ही मेथड बहुत अच्छे हैं, दोनों में से जो पसंद आ जाए वो सीख लेना। आपका m कितना आता था? y2 माइनस y1 आता था, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करो। y2 कितनी आ गई? 1, माइनस y1 कितना आ जाएगा? -1, तो ये +1 हो गया। x2 हमारे पास 0 माइनस x1 हो गया +1, मतलब ये कितना आ गया? m की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ ए बी लिख लो। ए बी से ये शो हो जाएगा कि ये जो स्लोप है वो किसकी है? ए बी लाइन की है। ठीक है, चलो बी सी पर चलते हैं। ये मैंने b बना दिया, ये बना दिया c। तो इस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 0 और 1 आ गया। ये हमारा हो गया 1 और 3 आ गया। डायरेक्ट लगाऊं क्या? डायरेक्ट लगाने का मतलब है मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लगाता हूं। ये हो गया मेरा m हो गया bc का, किसका? b और c का हमारा हो गया। तो y2 कितना आएगा? तो ये y2 हो जाएगा।
y1 कितना हो गया, 1 हो गया, x2 हमारे पास 1 और ये हो गया 0। यही डायरेक्ट लगाना कह रहे थे कि मतलब फॉर्मूला ना लिखें बार बार। तो ये फॉर्मूला लिखा तो हुआ है 1000 बार लिखने की क्या जरूरत है। आप जब पेपर में करिएगा तो 1000 बार लिखिएगा, वहां पर कंजूसी मत करना लिखने में, ठीक है। चलो, तो यहां पर आप कहोगे सर 3 - 1 कितना होता है, 2 होता है। नीचे कितना बचा, 1 बचा, मतलब कितना आ गया, 2 आ गया। तो सीधा लिखो MAB इज इक्वल टू MBC, मीन स्लोप ऑफ AB एंड स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू ईच अदर, देन वी कैन से दैट कोऑर्डिनेट ABC आर कोलिनियर कोऑर्डिनेट। ओके, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक यही काम आपको करना था इसमें, और कुछ भी इससे ज्यादा नहीं समझना था, ठीक है। आपको AB की कोऑर्डिनेट और AB की स्लोप और BC की स्लोप निकालनी थी और दिखाना था इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कोलिनियर है। आप सीधा लिखो कोऑर्डिनेट ABC इज द कोलिनियर। व्हाई? बिकॉज दिस इज स्लोप ऑफ AB एंड स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू ईच अदर। ओके, खत्म हो गई बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब मैं आपको ये जो आपको 23, 31 और 1, 2 वाला फॉर्मूला था ना, अब इसको लगाने की बार बार जरूरत नहीं है। आप क्या करो, इसको आराम से लगाते रहना। हाँ, मैंने दोनों मेथड आपको सिखा दिए हैं। मैं अब आपको सीधा सा एक और क्वेश्चन कराऊंगा, और वो जो क्वेश्चन होगा थर्ड का, कौन सा कराया जाए, कोई माइनस वाला उठा लेते हैं जिसमें माइनस ज्यादा हो। फोर्थ कराते हैं ना, थर्ड का फोर्थ पार्ट देखना बेटा। तो थर्ड का फोर्थ पार्ट में इन्होंने कहा है P की वैल्यू 2, -5 है, Q की वैल्यू 1, -3 है, और R की वैल्यू -2, 3 है। चलो, तो इसको मैं करूंगा मेथड नंबर 2 से, जो कि स्लोप मेथड होता है, स्लोप का यूज करते हुए, ठीक है। कि PQ और QR अगर ये कोलिनियर होंगे, ठीक है, PQR अगर कोलिनियर होंगे तो PQ की स्लोप और इसकी स्लोप QR की स्लोप इक्वल आनी चाहिए। यही मैंने सिखाया है। तो PQ की स्लोप निकालने की कोशिश करो, ठीक है, स्लोप ऑफ PQ। तो मैंने कहा MPQ निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पहले PQ की एक लेंथ बना ली, ये मेरा P और ये हो गया Q। तो ये हो गया 2, -5, Q हो गया 1, -3। इसको हम लोग x1 और y1 बोलते हैं, x को हम लोग x2 और y2 बोलते हैं। MPQ निकालने जा रहे हैं, मतलब स्लोप ऑफ PQ निकालने जा रहे हैं। फॉर्मूला चाहो तो लिख लो एक बार, अगर ना चाहो तो ना लिखो, क्योंकि 1000 बार तो लिख कर आ ही चुके हैं। y2 कितना है बेटा, -3, y1 -5 मतलब +5 रखेंगे, x2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x1 कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये कितना बचा, 2, नीचे कितना बचा, -1 मीन्स -2। तो कितनी स्लोप आ गई, MPQ जो आया है वो आया है -2। खत्म। उसके बाद अभी कहाँ खत्म, QR निकालो, QR की स्लोप निकालो। Q कितना है, 1, -3 है, ये कितना है, 2, 3 है, ठीक है। चलो चेक करो इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो क्या करें, स्लोप लगाएं, MQR तो कितना आ जाएगा, y2 y1 अपॉन में x2 और x1। y2 कितना है, 3 है, दिख रहा है y2, y1 कितना है, -3 है, तो +3 हो गया, x2 कितना है, -2, और ये कितना हो गया, 1। तो ये आ गया 6, ऊपर 6, नीचे कितना आ गया, -3, 3 2 6, ये हो गया -2। ये लो, इसका भी स्लोप -2, इसका भी स्लोप -2, मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट है तीनों कोलिनियर है। आप लिख देना, अब क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ PQR कोलिनियर। खत्म। ओके, तो ये चीज आपकी थी कोलिनियर फाइंड करने की। चाहो तो मेथड 1 वाला भी लगा के देख सकते हो, वहां से भी कोलिनियर आएगा ही आएगा, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चंस आपको इसी तरह से करवा देने हैं। आपको जो भी दिक्कत आ रही हो आप मेरे से बता देना, हम उसको और सॉल्व करवा देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ 6 वाला। क्यों 6 वाले में क्यों करा रहे, क्योंकि उसमें ना एक मुझे वो दिख रहा है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला क्वेश्चन दिख रहा है, जिसको फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं, है ना, 5/2 दिख रहा है। तो आई थिंक वो शायद कुछ बच्चों को गड़बड़ हो जाए, उसमें कुछ समझ में ना आए, तो मैं उसको करा के दे देता हूं कि आपको वो कैसे करना है। 3 का 6 पार्ट कराने जा रहे हैं, ध्यान से देखना।
तो ए में इन्होंने कहा है कि -4 और 4 दिया हुआ है, के दिया हुआ और एन दिया हुआ है, तो के हमारे पास में है -2 और 5/2, इसी की वजह से ये कराना पड़ रहा है, वरना आई थिंक आप लोग कर पाते। ठीक है, चलो 4, -2 है बेटा, आपको करना है ए के फाइंड करना होगा पहले, तो ए के की स्लोप फाइंड करनी होगी, तो -4 ये हो गया, -2 और 5/2 हो गया, मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद में अब हम लोग चलेंगे, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 और y2, तो हम कह सकते हैं m a के हमारे पास में आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा y2, सीधा फॉर्मूला रख रहा हूँ 5/2 y2 - y1, ये हो गया 4, x2 - x1, ठीक है, 2 4 जा 8, यहाँ 1 ले लेना, तो 2 1 जा 2 नीचे दिखेगा आपको, 2 4 जा 8 मिलेगा और 1 5 जा 5 मिलेगा। ये तो ऊपर की कहानी हो गई, नीचे क्या आ गया +2, अच्छा ये +2 है तो इधर आ जाएगा, तो ये ऊपर हो गया -3/2 × 2, मतलब -3/4 हो गया। यहाँ तक कहानी ठीक है ना आपके लिए, ये चीज़ समझ में आ गई। अब चलते हैं हम लोग ए के बाद में के एन पर, तो के और n निकाल लो, तो k की वैल्यू हो गई -2 और 5/2 हो गई, ओके, 4 की वैल्यू -2 हो गई, n की वैल्यू 4, -2 हो गई। तो मैंने कहा कि m k n फाइंड करना है हमको, तो हम कहेंगे y2 - y1 अपॉन, ये तो नहीं आने वाला, क्यों, ऊपर ही दिख गया, अच्छा नहीं ऐसे करना है ना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। तो ये आप कहोगे 2 2 ज़ा 4 -5/2, ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 6, जो कि आ जाएगा कहाँ, ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया -9/12, 3/4 आना चाहिए, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ये लो मिल गया MKN, मतलब स्लोप ऑफ KN, खत्म। बताओ कोई दिक्कत, आई थिंक नहीं होनी चाहिए, MAK यहाँ पे लिखा है, ठीक है, बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, समझ में आ रही ना चीजें। तो ये क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे और ऐसे ही सॉल्व करते रहो, उड़ाते रहो क्वेश्चंस को, और कुछ भी इसमें ज्यादा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन में क्या बोला गया, बातों को बहुत ध्यान से समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं उस चीज को समझो। इन्होंने कहा 4th क्वेश्चन में कि इफ 4th क्वेश्चन, इफ ABC आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, बेटा क्या दिक्कत है, तो इनके स्लोप फाइंड करो। ये देखो ABC, ABC, तो देखते जाना, 1, -1, ये हो गया -1, -2, -5, 3। देखो कुछ चीजें समझाऊंगा, कुछ चीजें खुद से करवाऊंगा आपको, ठीक है, आप खुद से भी करके देखना। मैं ये कहना चाहते हैं कि हर एक साइड की AB, BC और C जो हैं, उन साइडों की आपको क्या करनी है, स्लोप फाइंड करनी है। तो इससे ज्यादा आसान क्या मिलेगा, A, B, और यहाँ पर A और B के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1, -1, और इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं -1, 2। बढ़िया सर, यह बात समझ में आती है। तो क्या मैं M नहीं निकाल सकता, डायरेक्ट बता दो, समझाना ही तो है खाली, हाँ बाकी लिखना तो आता है ना। तो क्या मैं M नहीं निकाल सकता, ये बताओ, क्या मैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1 नहीं लगा सकता फॉर्मूला। आप कहोगे बढ़िया है सर, स्लोप ही तो निकालनी थी, स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप का फॉर्मूला मैंने y2 y1 x2 x1 से लगा दिया। अब y2 हमारे पास में 2 आ गया, ये हमारे पास y1 कितना आ गया -1, तो ये हो गया +1, x2 हमारे पास -1 है और ये हो गया 1, तो आप कहोगे सर 3 और नीचे आ गया -2। ये हो गई इसकी स्लोप, AB की स्लोप हो गई, खत्म। क्या BC की नहीं निकाल सकते, हाँ B और C कहाँ है, ये रहा B और C, तो ये लो भाई B और C, -1, -2, -5, 3, फिर से वही कहानी, M लगाओ, क्या निकालें, y2 y1 x2 x1 कितना आ गया 1/-4, ये इसकी स्लोप आ गई, ठीक है। सबकी स्लोप फाइंड करके बताना था इनको, ठीक, फाइंड द स्लोप ऑफ ईच अदर, तो हर एक की स्लोप आपको निकालनी थी, तो लो मैंने निकाल के ईच साइड की बोली थी। तो देखो M, ये किसकी हो गई, MAB हो गया, मतलब स्लोप ऑफ AB,
ये BC। बेटा CA निकाल के दिखाना, CA निकाल के बताना कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक, इतना काम एक स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर तो होना ही चाहिए। चलते हैं 5 क्वेश्चन पे चलते हैं। सिर्फ स्लोप निकालने का ही काम है आपके पास और कुछ भी नहीं है। बातों को समझते जाओ, जो समझा रहे बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इजी अब क्या मिलेगा। शो दैट ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम क्या होता है, ये होता है पैरालेलोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल होता है ABCD। ठीक है, तो ये दिया हुआ है -4,7, B जो दिया हुआ है -1,2 दिया हुआ है, C दिया हुआ है 8,5 और D दिया हुआ है 5,-4। ठीक है बेटा। तो देखो आपको बताना ये पैरालेलोग्राम के वर्टिसेस हैं, तो ये एक ही कंडीशन पे हो सकता है। ये देखो ये वाली और ये वाली एक जैसी झुकी हुई दिख रही होगी, दोनों ऐसे झुकी हुई दिख रही है ना, दोनों ऐसे झुकी हुई दिख रही है, मतलब इनका झुकाव जो है इक्वल होने चाहिए। और होता भी है झुकाव इक्वल, अरे यार वायर लपेट गया, हाँ होता भी है झुकाव इक्वल। क्योंकि यहां पर अगर मैं ऐसे बताऊं कि अगर ये कोऑर्डिनेट के ऊपर मान लो ऐसे बन रहे हो, ये देखो आप कहोगे हाँ सर ये एक्स एक्सिस दिख रही है, तो यहां का झुकाव और यहां का झुकाव इक्वल आना चाहिए ना। तो आप AD का झुकाव देख लो कितना है और BC का झुकाव देख लो कितना है। अगर इनका झुकाव इक्वल है तो ये पैरेलल भी होंगी, और अगर ये पैरेलल हैं तो आप कह सकते हो कि ये जो है पैरालेलोग्राम के साइड्स हैं, वर्टिसेस हैं। ठीक, तो मैं क्या कहना चाहता हूं ये बात समझे कि नहीं, हमें जरूरत है -4,7 और हाँ AD का झुकाव निकालना है, तो 5,-4। उसके बाद में हमें AD के बाद में BC का झुकाव निकालना है, B और C का। तो B का जो दिया हुआ है -1,2 दिया है, 8,5 दिया है, बढ़िया। ठीक, तो अभी मैंने ये खड़ी वाली लाइनों का, वर्टिकल लाइनों का मैंने निकाला है झुकाव। आप चाहो तो ये हॉरिजॉन्टल जो पड़ी हुई हैं AB और DC, इनका भी आप झुकाव निकाल सकते हो। झुकाव निकालने का मतलब है स्लोप की बात कर रहा हूं, स्लोप निकाल सकते हो। और देखो क्या इक्वल आ रही है, स्लोप इक्वल आ रहे हैं। तो देखो मैं बताता हूं, AD का स्लोप निकालोगे तो y2 - y1 x2 - x1, तो ऊपर हो गया -11/9, ये इसका आ गया। क्या कोई दिक्कत यहां तक? पिछले 2-4 जन्मों से तो निकालते चले आ रहे स्लोप, क्या फॉर्मूला लिखने की जरूरत थी? हाँ, डायरेक्ट करके देखो जरा, हमको सिर्फ समझ में आना चाहिए। हाँ, करने के लिए तो पेपर में बहुत फैला के करेंगे आराम से। 5 - 2 और 8 + 1 तो कितना हो गया, 3/9 हो गया। तो 1 कितना आ गया, 3 आ गया। तो MBC ये आ गया। तो यहां पर 1/3 आ रहा है। इसकी जो स्लोप आ रही है वो आ रही है हमारे पास में कितनी, ये आ रही है -11/9। बेटा एक बार चेक कर लेते हैं, इक्वल आ जाना चाहिए था, कि ये गड़बड़ क्यों हो रही है। तो -4 और 7 आ गया। अच्छा -4 और -7 है बेटा, यहाँ पर -4 और -7 है। ठीक है, तो ये -7 रखेंगे यहाँ पर, तो ये +7 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 3, ये हो जाएगा प्लस का 3, तो हमारे पास आएगा 3 × 3 = 9, मतलब 1/3। ये देखो आ गया। क्या इसकी स्लोप और इसकी स्लोप दोनों इक्वल आ रही हैं? क्या आ रही हैं? अगर इक्वल आ रही हैं तो इसी तरह से आप फिर से इसकी स्लोप फाइंड करो, AB और DC की स्लोप। बेटा करना आपको है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं पूरे क्वेश्चन नहीं बताने वाला, इतनी देर से ये खाली स्लोप निकाल के पक चुके हैं पूरी तरह से। ठीक है, तो ये जो है AB की स्लोप निकालो और DC की स्लोप निकालो, देखो क्या इक्वल आ रहे हैं। अगर इक्वल आ रहे हैं तो आप लिख सकते हो सिंस MAB, ठीक है AB नहीं, हमने AD निकाला है, AD = MBC, स्लोप ऑफ AD एंड स्लोप ऑफ BC इक्वल है, देन वी कैन से दैट AD इज पैरेलल टू BC, हम ये कह सकते हैं। कह सकते हो, तो पैरेलल है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये काम आपको करके देना है। तो करना और बताना कि सर AB वाली की और DC वाली की जो स्लोप है वो इक्वल आई कि नहीं आई।
हाँ, ये काम आपकी जिम्मेदारी पे, टेलीग्राम पे आराम से आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है। तो ये काम मैंने आपको दे दिया है, ये आपको करके दिखाना है। चलो 5th हो जाए तो उसके बाद चलते हैं 6 और 7 के ऊपर, ठीक। 6 में इस बार हमसे कहा गया है कि के फाइंड करके दिखाओ। वेरी इजी क्वेश्चन, स्लोप दे ही दिया है तो के फाइंड करने में क्या दिक्कत है। तो के हमें फाइंड करने के लिए बोला है आर और एस, ये हमें दिया गया है। 1 और -1 हो गया, उसके बाद में -2 और के हो गया। तो बोला है आर एस की जो स्लोप दी हुई है, एम जो दिया हुआ है वो कितना है, -2 है। हाँ -2 है, m इज इक्वल टू -2 है। तो ये हमें दे दिया गया है। तो क्या दिक्कत है, के निकालना है ना, के यहाँ फंसा हुआ है। तो सिंस m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, m की वैल्यू दी है -2, यही काम का तो था। जब स्लोप दे दिया है तो स्लोप रखो उसकी जगह पर। ये y2 हो गया k, y1 हो गया -1 मतलब +1, x2 हो गया -1 और x1 हो गया हमारे पास में 1। तो देखो ये हो गया k +1, यहाँ आ गया -3, ये हो गया -2, -3 को इधर भेजोगे तो -6 +6 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 3 2 = 6। तो ये हो गया k +1 को इधर ले आओ, 6 -1 मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, खत्म। यही तो करना था, और क्या, स्लोप में है ही क्या, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाहता है, सेम टू सेम वही है। फाइंड के, बी और सी दे दिया, स्लोप ऑफ लाइन 7 है। करो बिल्कुल इसी तरह से करो, 7 रखो, जहां -2 रखा था वहां 7 रखो, बताओ आया कि नहीं आया, ठीक है। इस बार फाइंड के 8th वाला बताने जा रहा हूं बेटा। 8th में देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड के पी क्यू पैरेलल टू द आर एस। इन्होंने कहा पैरेलल है, अगर पैरेलल है, अभी मैंने पैरेललोग्राम वाला बताया था, मैंने कहा था स्लोप इक्वल है तो वो पैरेलल होंगे। इस बार इन्होंने कहा पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि स्लोप इक्वल होंगे, ठीक है। पी क्यू आर एस इतना है, ठीक। तो हमको ये दिखाना है कि के कितना आएगा। तो जरा देखना, पी क्यू आर एस हमें दे दिया गया है। पी क्यू जो है, ये मान लो मैंने ऐसे कुछ बना दिया, पी क्यू आर और एस। इन्होंने कहा है कि पी क्यू जो है वह पैरेलल है, आर एस कहाँ गया, आर एस का, ये कहा है। अगर ये पैरेलल है तो इनके स्लोप इक्वल होने चाहिए। जस्ट अभी से पहले वाले पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन में मैं करके आ चुका हूं। मैं ऐसा कह सकता हूं कि इनकी एम की पी क्यू मतलब स्लोप ऑफ पी क्यू एंड आर एस की जो स्लोप होगी वो इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, इनके कोऑर्डिनेट भी देख लो कितने हैं, पी और क्यू कितना है, वो है यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूं, P और Q हमारे पास में है 2,4 है, ये हमारे पास में है 3,6 है। R और S कितना है, R और S ये हमारे पास में है 3,1 और ये है 5,K है। तो बेटा ये बात समझो जरा कि मैंने कहा कि इनकी जो स्लोप है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये थोड़ी देर के लिए इसको हटाओ, इनकी पहले स्लोप निकालो। तो आप कहोगे सर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये हो गया ऊपर 2 नीचे 1 मतलब एम पी क्यू कितना आ गया, वो आ गया हमारे पास में 2 आ गया। तो पी क्यू कितना 2 आ गया हमारे पास में। अब उसके बाद देखेंगे आर एस कितना आ रहा है, एम आर एस हमारा y2 हमारे पास k है, y1 हमारे पास 1 हो गया, ये हमारे पास 5 हो गया और ये कितना हो गया 3 हो गया। तो हमारे पास में एम आर एस मतलब स्लोप ऑफ आर एस कितनी आ गई, k माइनस 1/2 आ गया। चलो ये बात समझ में आती है कि नहीं। तो मैंने क्या कहा है आपसे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो। क्या बना दो, इक्वेशन ऑफ 1। तो आप यहां देखो, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने कहा एम पी क्यू की वैल्यू जो है वो है 2। आप एम आर एस की वैल्यू कह सकते हो k माइनस 1/2। ये क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये पैरेलल है, क्या ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये हो गया 2 2 = 4, ये हो गया k माइनस 1, इसको इधर ले आओ तो 4 + 1 कितना आ जाएगा 5, k की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ये हुआ पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने का कि कैसे क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप मजा आई होगी आपको समझने में। लिखने पे ज्यादा फोकस नहीं किया है पूरे सेशन के अंदर, सेशन को कम से कम समय में खींचने की कोशिश किया है। 8 क्वेश्चन को कराने लगो तो 8 क्वेश्चन करते करते 2 घंटे आराम से बीत सकते हैं जब पूरा लिखना पड़े, है ना। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन किया है कि आपको ये चीज समझ में आए कि क्वेश्चन करना कैसे है।
ओके, लिखने की जिम्मेदारी आपकी है, आप आराम से उसको बैठ के लिखो घर में, चाहे जितना फैला चौड़ा के लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अगर सेशन में मजा आई है तो सेशन को लाइक जरूर करना, साथ ही साथ जितने भी लोग मेरे साथ नए बने थे चैनल को सब्सक्राइब करना और जाते जाते एक बार सेशन को शेयर कर देना। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ में। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।